राजस्थान के सियासी संकट पर एक अपडेट है। इस वक्त दिल्ली में जो हो रहा है उसके बारे में आपको बता दें। सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पार्टी का जो हाईकमान है वो लगातार उनसे बात कर रहा है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल और पी चिदंबरम ने भी सचिन पायलट से बात की है, उनको मनाने की कोशिशें की हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ शर्तें रखी हैं। अब ये सवाल है कि उन शर्तों पर कांग्रेस पार्टी क्या रुख लेती है, खासतौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उसके बाद क्या उससे सहमत होते हैं अशोक गहलोत भी, क्योंकि वो मांगे अभी तक जो सामने आई हैं वो बड़ी कठोर मांगे हैं, सख्त मांगे हैं। वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, ये बताया जा रहा है। वो चाहते हैं कि मंत्रिपरिषद में कम से 50% मंत्री उनके समर्थक होने चाहिए। इसके अलावा निगम और बोर्ड में भी वो 50% का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। रूडी साहब, मैं एक मिनट में आता हूं आपके पास। देवेंद्र के पास चलना चाहेंगे। देवेंद्र, दिल्ली में क्या और खबरें हैं? अब ये बात केवल और केवल कितना दिया जाता है सचिन पायलट की शर्तों में से उनको, या सचिन पायलट कितना पीछे हटते हैं उस पर रह गई है, या अभी भी टूट फूट और सरकार पर को गिरने का संकट है वो कायम है? और सौरभ, पिछले 1-1.5 घंटे से जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से बस इस बात का मतलब है कि जो शर्तें सचिन पायलट के द्वारा रखी गई हैं उनमें से कितनी शर्तों को कांग्रेस आलाकमान मान लेता है या फिर अशोक गहलोत को कितने पर तैयार कर लिया जाता है। क्योंकि आप देखें तो राजस्थान में जो कांग्रेस के विधायक हैं उसमें से 3/4 विधायक ऐसे हैं जो कि अशोक गहलोत खेमे के हैं। ऐसी स्थिति में 25% एमएलए अगर समर्थक हैं सचिन पायलट के पास, उसमें से वो चाह रहे हो कि 50% कैबिनेट वर्थ या मंत्रियों को उसी में से दे दिया जाए, उन 25% एमएलए में से, तो ये काम भी इतना आसान नहीं होगा। और खासतौर पे ऐसे समय में जबकि अशोक गहलोत का अपर हैंड दिख रहा है। इस पूरे एपिसोड में देखें तो अशोक गहलोत की तरफ से सचिन पायलट को मनाने की कोई भी कोशिश नहीं की, बाकायदा स्थिति और ज्यादा खराब करने की कोशिश की गई। गद्दार शब्द तक का इस्तेमाल किया गया बिना नाम लिए हुए। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन गद्दार शब्द तक का इस्तेमाल किया था। तो जाहिर तौर पर अशोक गहलोत को यह सूट कर रहा था। सचिन पायलट जिस बगावती तेवर पे जा रहे थे, शायद अशोक गहलोत को ऐसा लग रहा होगा ये बेहतर मौका है कि सचिन पायलट को बाहर कर दिया जाए, ताकि उनके लिए जो कांटे बिछे रहते हैं डिप्टी सीएम के तौर पे या पीसीसी चीफ के तौर पे, वो कांटा हट जाए। आप देखें तो सचिन पायलट के रहते हुए अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि एक मीना समुदाय के दूसरे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो वो सब कुछ कर रहे थे जो कि सचिन पायलट को हाशिए पे धकेला जाए। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट की कितनी शर्तों को वो भी मान लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये आसान काम नहीं होगा कांग्रेस आलाकमान के लिए उन शर्तों को मनवा लेना। देखिए, सब कुछ तय निर्भर इस बात पे करता है किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है, नंबर गेम किसके पक्ष में है। ऐसा लगता है इस वक्त अशोक गहलोत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनके पास ज्यादा विधायक हैं। ऐसा आज सुबह दिखाई भी दिया फेयरमाउंट रिजॉर्ट जयपुर में, जहां पर विधायकों को रखा गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह आईटी रेड इसी रिजॉर्ट पर पड़ी थी, और यह भी खबर आ रही है कि आईटी डिपार्टमेंट के लोग अभी भी वहां पर हैं। जब विधायक वहां पहुंच गए हैं तब भी इनकम टैक्स विभाग की टीम वहां पर मौजूद है। इस पर अपडेट एक मनीष से लेते हैं। मनीष, देखिए, बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। जिस होटल में सुबह आईटी की रेड पड़ी थी उस होटल में अभी बाड़ेबंदी की गई है। यहाँ पर विधायक मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आईटी के जो अधिकारी थे, यानी इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे, वो अभी इसी होटल में मौजूद हैं, और यहाँ पर विधायक भी है। एक और खबर जो हमारे पास निकल कर आ रही है कि डिनर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों से रूबरू होंगे, तमाम विधायकों से बातचीत की जाएगी, एक एक करके बातचीत की जाएगी। क्या नाराजगी अभी भी है इन विधायकों की, उसके बारे में भी जाना जाएगा। कहीं ना कहीं आगामी दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत दिए जा सकते हैं। और जैसा कि एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो देवेंद्र पराशर जी अभी कह रहे थे, उसमें 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात एक कही थी पत्रकार वार्ता में कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जिस व्यक्ति को पार्टी में एक पद पे रखा गया, सेंट्रल में जगह दी गई, मंत्री बनाया गया, तमाम चीजें की गई, अगर वो विद्रोह करे तो ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये इशारा सचिन पायलट की तरफ था, और ठीक वैसा ही हुआ। उसके बाद चीजें बिगड़ती चली गई, और आखिरकार अब स्थिति ये है कि अभी भी सचिन पायलट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। राजनीति में संभावनाओं की कमी कभी नहीं होती, हमेशा संभावनाओं को तलाशा जाता है। शायद यही वजह है कि सचिन पायलट ने अभी उम्मीद नहीं खोई है, और अभी भी एक पोजीशन नेगोशिएशन की बची हुई है, और ये आलाकमान को लगता भी है। और इसीलिए अभी भी आलाकमान अपनी तरफ से दिल्ली के जो 3 नेता यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी स्पष्ट रूप से बात रख नहीं रहे। अब सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को इस हद तक धकेला, उनको मजबूर किया कि वो बगावत पर उतारू हो जाए, या भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत को यह मजबूर कर दिया कि वो अब इसको उजागर करें? क्योंकि वो जो एफआईआर हुई है रूडी साहब, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है कि सीएम डिप्टी सीएम के बीच की मतभेदों का फायदा उठा करके सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाए, और करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। इसमें आपके लोगों का भी नाम दिया गया।
देखिए, वो एफआईआर में भी सोच रहा था कि कितनी कामयाब कोई सरकार होती है कि दो तस्करों के बीच में बातचीत में, और वो तस्कर ऐसे होते हैं जो सरकार गिराने की बात करते हैं, और उसमें मुख्यमंत्री और ये तस्कर ऐसे होते हैं जिनको वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के उप मुख्यमंत्री के बातों का खूब पता होता है, उनके प्लानों का खूब पता होता है। तो एक ऐसी सरकार है वहाँ कांग्रेस की जहाँ अपने ही एफआईआर में ये दर्ज किया जाता है कि आपके उप मुख्यमंत्री वो तस्कर जानते हैं कि आपके उप मुख्यमंत्री हो या आपके मुख्यमंत्री हो, ये वहाँ पर सरकार गिर रही है। तो ये बड़ा सवाल ऊपर ही उठता है कि आखिर कैसी सरकार है और कैसे मुख्यमंत्री हैं या कैसे उप मुख्यमंत्री जिन पर अपने ही लोग अपने ही एफआईआर में दर्ज करते हैं। देखिए, मन खट्टा हो चुका है। सचिन पायलट को जो भी परिस्थितियां हो और आने वाला जो भी दिन हो, सचिन पायलट जी के लिए बड़ा कठिन होगा वैसे परिस्थितियों का सामना करना, और विशेष करके जब उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई हो और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री हो और उनको नेगोशिएशन टेबल पर आना हो और उस सरकार में जो नेगोशिएशन टेबल पर जाके सरकार बचाए, तो ये सब लक्षण ऐसे हैं जो शायद सरकार को आने वाले दिनों में भी, पता नहीं आज भी क्या स्थिति है, कल क्या स्थिति होगी और आने वाले दिनों में, लेकिन पॉलिटिकल विश्वास लोगों का इस सरकार पर से जरूर उठ गया होगा। ये घटनाएं अपने आप में प्रमाणित करती हैं कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो मुगल साहब का हो या जो भी नेता वहाँ जुड़े हो, स्वाभाविक तौर से अगर वहाँ की सरकार जाती है तो सीधे तौर पर बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि मूल प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए एहतियात के तौर पर वो पहले से ही अपने हार को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा तो अब कहना अब हमको ठीक लग रहा है कि इनकम टैक्स के लोग तो वहाँ इसलिए पहुंचे हैं कि कहीं कांग्रेस के लोग तो ही अपने लोगों को बड़ी बड़ी रकम देकर रोक तो नहीं रही है। इनकम टैक्स तो सब जगह जाना चाहिए, चाहे बीजेपी के विधायक जहाँ हो या कांग्रेस के विधायक जहाँ हो। बात तो बड़ी है कि आखिर पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, ये सच्चाई तो जानना ही होगा। चलिए, अच्छा, अभी जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर में हुई थी, राजीव जी आप ही के पास में आ रहा हूं, उसमें वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को हर इस तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया और निंदा की गई, लेकिन इसका जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसकी भी आखिरी 3 पंक्तियां, उसमें कहा गया कि इस बैठक में मांग की गई कि कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या विधायक दल का कोई सदस्य अगर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कांग्रेस सरकार या पार्टी विरोधी गतिविधि करता है या ऐसे षड्यंत्र में संलिप्त है तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अब इसको एक सीधा रेफरेंस देखा जा रहा है सचिन पायलट और बागी विधायकों के खिलाफ। एक तरफ तो आप उनको अभी आज सुरजेवाला जी ने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं पायलट जी के लिए, और दूसरी ओर कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी मांग कर रही है कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो। त्यागी जी, देखिए, आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात जो मैंने पहले सेगमेंट में कही थी कि चुने हुए विधायक नेता चुनते हैं, वही बात आपने अभी कही कि अशोक गहलोत जी के पक्ष में ज्यादा विधायक दिखते हैं और ज्यादा विधायक हैं। तो ये बात मैंने शुरू में कही थी, जिसपे आपने कहा नहीं साहब वो तो आप जो बात कह रहे हैं वो तो जो गांधी परिवार चुनता है उसको नेता मानते हैं, तो आपने अपनी बात को खुद काउंटर किया। अब मैं आपकी बात पे कहता हूँ, जो आपने बात कही कि साहब गहलोत का कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी पार्टी का ये अंदरूनी मैटर है कि अंदरूनी मैटर होने के साथ साथ पार्टी किस तरफ कैसे डिसाइड करती है चीजों को। हमारी तरफ से दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। हम तो राजस्थान की जनता को बेहतर जीवन देना चाहते हैं, बेहतर व्यवस्था देना चाहते हैं। कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत जी की सरकार की तारीफ की कि अशोक गहलोत की सरकार ने बकायदा 2,500 रुपए देने का काम किया, जबकि देश की सरकार ने 1,000 रुपए अकाउंट में भेजने का काम किया। राजस्थान सरकार ने 2,500 रुपए भेजे अकाउंट में प्रवासी मजदूरों से लेकर के अन्य सब गरीब वर्गों के बीच में, या पेंशन लेने वाले जितने भी हमारे वहां पे रहने वाले हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं हमने बेहतर काम किया, हम बेहतर काम करना चाहते हैं। और जो ये सब चीजें हैं, जैसे रूडी साहब यहाँ बैठे हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, मैं तो चाहता हूँ बिहार में ये चीफ मिनिस्टर होने चाहिए थे। बिहार में ये कहना उसका भारतीय जनता पार्टी का नेता। सर, आप अपने घर का झगड़ा ठीक कर लीजिए, इनके घर में क्यों झगड़ा लगा रहे हैं? नहीं, मैं झगड़ा नहीं लगा रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से नेताओं के आपस में मतभेद होंगे, सब जगह मतभेद होते हैं, लेकिन मैं नेताओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी भी दल के हो, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। तो ये सलाह सचिन पायलट के लिए है, ये शेर सचिन पायलट के लिए था। मेरा शेर निश्चित रूप से हर उस व्यक्ति के लिए है जो परिवार में रह के परिवार को बढ़ाना चाहता है, मतभेद के बाद मनभेद नहीं रखता है और बातों को सुलझाना चाहता है, निश्चित रूप से आगे बढ़ के सुलझाना चाहिए। तो बस ठीक है, ये आप ये कह रहे हैं कि इस मोड़ पे सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ के चले ही जाएं तो बेहतर है? नहीं, मेरा कहना बहुत स्पष्ट है। देखिए, सचिन पायलट जी से जो आपने बात कही, मैं 5 नेताओं के नाम लेता हूँ। पहला राहुल गांधी जी, दूसरा हमारे केसी वेणुगोपाल साहब, तीसरा अहमद पटेल साहब,
चौथे पी चिदम्बरम साहब, 5वें प्रियंका गांधी जी। 5 नेताओं ने बाकायदा सचिन पायलट साहब से बात की है, लगातार संवाद हो रहा है। ठीक है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद प्रकट करने के लिए भी मेरा मानना है कि सचिन पायलट जी को सीएलपी मीटिंग में जाना चाहिए था, विधायकों की मीटिंग में। मेरे लिए तो आपने इससे पहले जो कहा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि खूबसूरत मोड़ पर उसको छोड़ देना बेहतर। शेर आप ज्यादा बेहतर पढ़ते हैं, मुझे नहीं आता है। विजय लक्ष्मी, क्या इसी राह पर कांग्रेस लीडरशिप पे बढ़ रही है कि सचिन पायलट जाते हैं तो जाए, अब वो कॉन्फिडेंट है कि इनके पास पर्याप्त संख्याबल नहीं है कि ये सरकार को अस्थिर कर सकें? कभी नहीं कहा, देखिए जो आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिन भी लोगों से मेरी बात हो रही है सीनियर लीडरशिप से कांग्रेस पार्टी की, वो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि सचिन पायलट के पास उतने नंबर नहीं है जितना वो क्लेम कर रहे हैं। और आज हमने अपना संख्या बल जो है वो भी जयपुर में साबित कर दिया है कि कितनी संख्या हमारे साथ है विधायकों की। सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी इससे जो मैसेजिंग होगी और पॉलिटिक्स जो है सौरभ, वो परसेप्शन का खेल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के यंग ब्रिगेड के जो सबसे लीडिंग जो श्रेणी है उसके नेता माने जाते थे, वो कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं। अगर सचिन पायलट चले जाते हैं तो परसेप्शन की बैटल कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी। ये बात कांग्रेस पार्टी समझती है और शायद इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि आज भी कवायद चल रही है। बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सचिन पायलट के टच में है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, केसी वेणुगोपाल हो। ये तमाम लोग जो हैं ये सचिन पायलट से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड है। लेकिन बात जो बार बार निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि ये तमाम लोग कह रहे हैं कि जो भी लेजिटिमेट डिमांड्स होंगी, जो जायज डिमांड होंगी सचिन पायलट की, वही अकोमोडेट किए जाएंगी। तो यानी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप महत्वपूर्ण नेता हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही नेता हैं। पार्टी है, पार्टी में तमाम चीजों को, तमाम जो नेता हैं, तमाम समीकरण जो हैं उनको देखा जाएगा। मैंने एक नेता से पूछा कि सचिन पायलट कह रहे हैं कि 50% मंत्री उनके हों, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ कितने एमएलएज हैं, उनके साथ तो 15-16 एमएलएज हैं, तो उस पर 50% मंत्री परिषद में कैसे उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। तो जिस नेता से मैंने बात की उन्होंने कहा कि उनको जो जायज मांग है उनकी वो अकोमोडेट की जा सकती हैं और उस पर बातचीत जो है उनकी और पार्टी के आला कमान के बीच में जारी है। ठीक है, हर्षवर्धन साहब कैसे समझेंगे इस परिस्थिति को कि सचिन पायलट ने एक ब्रिंक्समैनशिप का गेम खेलने की कोशिश की, शहमात का गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन पीछे अपनी सीना खड़ी नहीं कर पाए? सौरभ जी, मैं इसमें बस 2 चीजें जोड़ दूं जो अभी राजीव त्यागी जी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम साहब ने भी बात की है। तो कार्तिक पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया है कि गूगल कंपनी क्यों इतनी बड़ी हो गई। इसलिए बड़ी हो गई कि वहां टैलेंटेड लोग जो है, काबिल लोग हैं, उनकी बड़ी कद्र होती है। कपिल सिब्बल साहब ने एक ट्वीट किया है कि क्या हम लोग तब चेतेंगे जब सारे घोड़े अस्तबल छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये जो ट्वीट है ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो मनोदशा है वो दिखाते हैं। और अगर कर्नाटक में सिद्धारमैया जैसे मजबूत नेता के होने के बावजूद, इतनी सीटों के बावजूद, क्यों कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए कांग्रेस बना देती है कि भारतीय जनता पार्टी न हो जाए, इसलिए शिवसेना के साथ समझौता कर लेती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न हो जाए, तो अपने ही एक नौजवान बहुत बढ़िया नेता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने में क्या समस्या है? चलिए, अब वो तो पीछे की बात होगी। अब सवाल ये है, एक सेकंड हर्ष जी, इस वक्त सवाल ये है, क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी के अंदर पर्सन नॉन ग्रेटा है? अगर वो ये साबित नहीं कर पाते कि मैं आपकी सरकार गिरा सकता हूं, तो उनका पार्टी के अंदर क्या कोई भविष्य है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भविष्य है। और अगर वो किसी तरह का समझौता कर भी लेंगे, अगर वो किसी तरह का समझौता कर लेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीचे, तो अभी भी उनके ढेर सारे मंत्री हैं। मंत्रियों को अपने सचिव रखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उनके मंत्रियों के परिवार वाले ट्विटर पर रोना रोते हैं। तो आप जाके पता करिए कि क्या स्थिति है। मेरे पास राजीव जी समय बिल्कुल खत्म हो गया सर, लेकिन फिर भी 10 सेकंड पे आप, क्योंकि आपकी पार्टी का नाम लिया गया इसलिए 10 सेकंड बस। देखिए, हर्षवर्धन जी ने बार बार ये कहा कि क्या नाम कर्नाटक से लेकर ने बहुत सारे उदाहरण दिए और ये भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। मैं स्वीकार करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नफरत को रोकना, भारतीय जनता पार्टी ने जो बेरोजगारी दी है देश को, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों की समस्या दी है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कोरोना संक्रमण को हैंडल किया, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20 अब आप इतना भाजपा का नाम ले रहे हैं, अब रूडी जी को भी समय देना ही पड़ेगा। रूडी साहब, आपके 10 सेकंड। देखिए त्यागी साहब, एक तो
हम लोग 100 तरह के डिबेट पर जाते हैं। त्यागी साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाने लगे। अगर हम लोग प्रसंग से जुड़ करके बात करें ना, यदि हम लोग प्रसंग से जुड़ करके बात करें तो फिर बात का मजा भी आता है। अभी तो जो चर्चा थी वो सचिन और सचिन के फ्यूचर पर और कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर जो वहां खड़ा है। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में अपने बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस है। कांग्रेस इज हेडिंग फॉर अ डेसिमेशन, और उनकी स्थिति मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो और जहां कुछ राज्यों में बचे हैं, ये बड़े विरोधाभास की स्थिति में राजनीति कर रहे हैं। जी सर। तो पहले अपने गिरबान में झांक करके अपने घर को ठीक करें। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से देश के नेतृत्व। रूडी साहब, आपको भी रोकूंगा सर, समय इतना ही था। राजीव जी, आप बिल्कुल समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रूडी साहब, त्यागी जी, हर्षवर्धन जी, हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और